हे एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ने वाले हैं जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के सेकेंड यूनिट में आती है। एक्चुअली हमें यूनिट 2 में एसिड बेस टाइट्रेशन एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन दो टॉपिक पढ़ने होते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बस एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ेंगे एंड इसके बाद जो न्यू लेक्चर आएगी उसमें हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम लोग हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन देखेंगे, एसिड बेस थ्योरी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ेंगे, देन इंडिकेटर्स देखेंगे क्या होती है, उसके बाद थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, देन लास्ट जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व। एक्चुअली ये मेन टॉपिक है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, पूछ लेंगे आपको कि हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन को प्रूफ कीजिए, एसिड बेस थ्योरी क्या होती है, इंडिकेटर्स क्या होती है, इसकी थ्योरी क्या होती है। इन सब टॉपिक को लेकर ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसे एक्सप्लेन कीजिए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं फटाफट से लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीएच क्या होती है। सो यहाँ एसिड बेस हम लोग देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए पीएच क्या होती है। किसी भी सब्सटेंस में हमें जानना होता है कि एसिड या अल्काली का कितना लेवल है, तो हम उसका पीएच कैलकुलेट कर लेते हैं। पीएच निकालने के बाद हमें पता चल जाता है कि इसमें एसिड कितना है या अल्काली कितना है। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि पीएच इज़ द क्वांटिटेटिव मेज़र। ये एक क्वांटिटेटिव मेज़र होती है किसकी, एसिडिटी या बेसिसिटी की, ऑफ एक्वस या अदर लिक्विड सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की बेसिसिटी या एसिडिटी का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है पीएच। इसको आप एक और तरह से डिफाइन कर सकते हो, पीएच इज कैलकुलेटेड एज द नेगेटिव लॉग ऑफ सॉल्यूशंस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आप तीनों में से कोई भी डिफाइन कर सकते हो क्योंकि ये 2 नंबर में आते हैं, तो कोई भी एक डिफाइन कर दो, देन उसके बाद ये आप फॉर्मूला लिख दो, पीएच माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन। या फिर ऐसे आप लिख सकते हो पीओएच, यानी कि ये बेस का है तो माइनस लॉग ओएच माइनस कंसंट्रेशन। पीएच मेजर करने के लिए हमें पीएच स्केल की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम सोरेनसन स्केल भी बुलाया जाता है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक नंबर में आ जाते हैं कि पीएच स्केल का अदर नाम क्या है, सोरेनसन स्केल। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, पीएच स्केल इज यूज टू मेजर द एसिडिटी या अल्कालिनिटी ऑफ अ सब्सटेंस। इट इज़ अ रेंज ऑफ वैल्यूज बिटवीन 0 to 14, यानी कि पीएच 0 से पीएच 14 तक। ये जो स्केल होती है 0 से 14 तक की होती है। अगर हमें किसी सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, पीएच पेपर यूज़ कर लेंगे। सेकेंड, या तो हम पीएच मीटर यूज़ कर लेंगे। एंड थर्ड, डाटा लॉगर भी हम यूज़ कर सकते हैं। डाटा लॉगर एक प्रकार का सेंसर होता है। अगर टाइम के साथ पीएच में चेंजेज हो रहा है तो ये सेंस कर लेता है, यानी कि उसे डिटेक्ट कर लेता है। किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच 7 से कम है तो उसे हम एसिड बोलते हैं, ये सबको पता है। 7 से ज़्यादा है तो उसे बेस बोलते हैं, और इक्वल टू 7 है यानी कि 7 के बराबर भी पीएच आ रही है तो यानी वो न्यूट्रल है। जैसे कि वाटर क्या होती है, न्यूट्रल होती है। अब हम लोग देखते हैं लिटमस पेपर क्या होती है। कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, डिफाइन लिटमस पेपर। ओके, सो लिटमस पेपर एक फिल्टर पेपर होती है। लिटमस पेपर वाटर सॉल्युबल मिक्सचर होती है डिफरेंट डाइज का, और वो डाई जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लाइक मोस्ट पीएच पेपर, लिटमस चेंजेज कलर व्हेन एक्सपोज टू एन एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन। जब हम कोई एसिड या बेस का सॉल्यूशन लिटमस पेपर पर डालते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। लिटमस पेपर का यूज़ हम लोग पीएच इंडिकेटिंग टूल के तरह करते हैं। द पीस ऑफ पेपर दैट गिव्स द रिजल्ट दैट इज रिफर्ड टू एज लिटमस पेपर कैन कम इन यूज एज अ पीएच इंडिकेटिंग टूल। जो हमारी न्यूट्रल लिटमस पेपर होती है वो पर्पल कलर की होती है, और जब हम उस पर एसिड डालते हैं तो वो न्यूट्रल पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है, और उसी न्यूट्रल पेपर पे अगर हम अल्काली यानी कि बेस डालते हैं तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ लेट्स मूव ऑन बफर सॉल्यूशन। अब देखते हैं बफर सॉल्यूशन क्या होती है, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। बफर सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन दैट रेसिस्ट अ चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन या एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड या अल्काली। वो सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या अल्काली डाल भी दें तो उसके पीएच में कोई चेंज ना हो, उसे बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। बफर 2 प्रकार के होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर।
एसिडिक बफर क्या होती है? एसिडिक बफर आर द सॉल्यूशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड अ सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि कोई भी एक वीक एसिड होगा और उस वीक एसिड का सॉल्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके जो सॉल्ट बनेगा उसके कॉम्बिनेशन को एसिडिक बफर बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है जैसे एसिटिक एसिड वीक एसिड है, उसके बाद इसका ये सॉल्ट कैसे बना? एसिटिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, कोई NaOH स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए, दोनों को मिला के जो सॉल्ट बना ये सोडियम एसिटेट बना। तो इसके कॉम्बिनेशन एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट ये दोनों का जो बफर बना उसे एसिटिक बफर बोलेंगे। सेकेंड है बेसिक बफर। बेसिक बफर क्या होती है? सॉल्यूशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि वीक बेस और उसका जो सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, मिक्सचर होगा, उस सॉल्यूशन को बेसिक बफर बोलेंगे। जैसे वीक बेस में एग्जांपल होगा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। NH4OH जो वीक बेस है उसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए, HCl ले लिए, उसका जो कॉम्बिनेशन बना वो सॉल्ट बना। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो बेसिक बफर कहलाएगा। एक थर्ड टाइप की बफर होती है जिसे ट्रेस बफर बोलते हैं। इसका यूज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसीजर में किया जाता है। इसके दो एग्जांपल है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट Na2HPO4.7H2O एंड सेकेंड है सोडियम बाईफॉस्फेट NaH2PO4.H2O। अब देखते हैं बफर कैपेसिटी क्या होती है। बफर कैपेसिटी टर्म से ही क्लियर है, कैपेसिटी यानी कि बफर सॉल्यूशन की कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज द एडेड एसिड या बेस। अगर उस सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट पे एसिड या बेस डाल रहे हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी कितनी है उस बफर सॉल्यूशन की, उसे ही बफर कैपेसिटी बोलते हैं। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ बफर टू न्यूट्रलाइज द एडेड एसिड या बेस। The term buffer capacity quantifies the change in pH of the solution caused by the addition of a strong acid या base. Buffer capacity is calculated in relation to 1 decimeter cube of a buffer solution. ये फॉर्मूला है उसका। बफर को बीटा से इंडिकेट करते हैं, डेल्टा N अपॉन डेल्टा PH। तो बीटा क्या है? बफर कैपेसिटी है। डेल्टा N क्या है यहाँ पे? अमाउंट ऑफ एडेड एसिड या बेस टू द बफर सॉल्यूशन। और डेल्टा पीएच है, पीएच चेंज बाय एडिशन ऑफ एसिड या बेस। एसिड या बेस डालने पे जो भी पीएच में चेंज आएगा वो यहाँ पे डेल्टा पीएच है। बफर कैपेसिटी से रिलेटेड दो प्रकार की बफर होती है, कंसंट्रेटेड बफर एंड डाइल्यूट बफर। दोनों में डिफरेंस क्या होती है? कंसंट्रेटेड बफर में ज़्यादा कैपेसिटी होता है एडेड एसिड या बेस को न्यूट्रलाइज करने की। यानी कि हम अगर किसी बफर में एसिड या बेस डाल रहे हैं तो अगर वो जल्दी उसे न्यूट्रलाइज कर रहा है यानी कि वो कंसंट्रेटेड बफर है। और डाइल्यूट बफर में उतनी कैपेसिटी नहीं होती, इट हैज़ लेस कैपेसिटी। डाइल्यूट बफर में कम कैपेसिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने की, एडेड एसिड या बेस को न्यूट्रलाइज करने की। कंसंट्रेटेड बफर इट हैज़ मोर कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज द एडेड एसिड या बेस। एंड डाइल्यूट बफर का क्या डेफिनेशन है? इट हैज़ लेस कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज द एडेड एसिड या बेस। बफर कैपेसिटी को और भी बहुत से नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में दूसरे नाम से क्वेश्चन आ जाए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बफर कैपेसिटी को हम लोग बफर इंडेक्स, बफर वैल्यू, बफर इफ़िशियंसी या बफर कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। अगर हम लोग किसी बफर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डाल रहे हैं और उसमें जो पीएच होगा बहुत ही कम चेंज होगी, यानी कि स्मॉल चेंज इन पीएच होगी, तो उस सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अगर उस सॉल्यूशन की पीएच में लार्ज चेंज होगा तो समझेंगे कि उसकी बफर कैपेसिटी कम है। Smaller the pH change in a solution upon the addition of an acid या base, greater is the buffer capacity and vice versa। यानी स्मॉल चेंज इन pH होगा तो उसकी जो बफर कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, अगर लार्ज pH में चेंज होगा तो उसकी बफर कैपेसिटी कम होगी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेंडरसन-हैसेलबर्ग इक्वेशन। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 नंबर में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, सो इसे
अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये इक्वेशन मेनली बफर सॉल्यूशन के लिए ही होती है। तो इसमें वीक एसिड के लिए और बेस के लिए, दोनों के लिए हम लोग देखेंगे इक्वेशन। सबसे पहले देख लेते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन है ये होता है वीक एसिड के लिए, और ये वाली जो इक्वेशन होती है ये होती है हमारी वीक बेस के लिए। तो दोनों के लिए अलग अलग हम लोग देखेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे ये इक्वेशन आई यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन फॉर वीक एसिड। सबसे पहले यहाँ HA वीक एसिड है, अगर इसका डिसोसिएशन करेंगे तो ये H प्लस एंड A माइनस में कन्वर्ट होगा, और BA यहाँ सॉल्ट लेते हैं, इसका अगर डिसोसिएशन करेंगे तो B प्लस A माइनस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ जो A माइनस है इसका डिसोसिएशन, इसका डिसोसिएशन, जो यहाँ पे A माइनस आया यहाँ ये कॉमन आयन है, इस वजह से क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से H प्लस एंड A माइनस डिक्रीज्ड हो जाएगा, और ये क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा इसका, यानी कि H प्लस A माइनस दोबारा ऐड होगी और HA बन जाएगा। तो यहाँ जो A माइनस है, HA का A माइनस, ये इक्वेशन में पार्ट नहीं लेगा। जो BA से डिसोसिएशन होके जो A माइनस बना था ये इक्वेशन में पार्ट लेगा। यहाँ से हमारी इक्वेशन स्टार्ट होती है। जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है K है, K इक्वल्स टू H प्लस कंसनट्रेशन एंड A माइनस कंसनट्रेशन अपॉन HA। जो H प्लस कंसनट्रेशन है ये कहाँ से आई है, ये एसिड से आई है। जो एसिड थी हमारी HA वो डिसोसिएट हुई थी H प्लस एंड A माइनस में, तो H प्लस कंसनट्रेशन वहाँ से आई है, एंड A माइनस कंसनट्रेशन ये सॉल्ट से आई है। वो HA वाला जो A माइनस था वो तो नेग्लिजिबल हो जाती है, वहाँ उसका पार्ट नहीं होता है, एंड HA जो कंसनट्रेशन है वो वीक एसिड है। उसके बाद यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो H प्लस कंसनट्रेशन इक्वल्स टू Ka हो जाएगा, HA ऊपर आ गई, A माइनस कंसनट्रेशन नीचे आ गई। उसके बाद करेंगे हम लोग यहाँ पे दोनों साइड निगेटिव लॉग लेंगे। निगेटिव लॉग लेने के बाद इस साइड माइनस लॉग H प्लस आयन कंसनट्रेशन हो जाएगा, एंड इस साइड माइनस लॉग, और ये पूरा पार्ट आ जाएगा। तो माइनस लॉग H प्लस आयन कंसनट्रेशन क्या होती है, pH होती है हमारी, और इस साइड माइनस लॉग को इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस लॉग Ka एंड माइनस लॉग HA कंसनट्रेशन अपॉन A माइनस कंसनट्रेशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, माइनस लॉग Ka, ये तो होता है माइनस लॉग Ka इक्वल्स टू Pka, यहाँ तो Pka इसके जगह आ जाएगी, लेकिन ये जो है माइनस लॉग HA कंसनट्रेशन अपॉन A माइनस A कंसनट्रेशन, ये क्या होगा, इसमें निगेटिव हम लोग लेंगे, निगेटिव को पॉजिटिव में ले लेंगे, कन्वर्ट कर देंगे और रिवर्स कर देंगे इक्वेशन को, रिवर्स इन द सेंस HA कंसनट्रेशन नीचे आ जाएगी और A माइनस कंसनट्रेशन ऊपर चली जाएगी। तो ये कैसा आएगा, उसके बाद इक्वेशन pH आ जाएगी, और माइनस लॉग Ka जगह हम लोग Pka डाल देंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे, पॉजिटिव साइन आ गया। उसके बाद इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करने के बाद A माइनस कंसनट्रेशन ऊपर चली जाएगी और HA कंसनट्रेशन नीचे आ जाएगी। तो ये है हमारी इक्वेशन वीक एसिड की, हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन फॉर वीक एसिड। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे A माइनस कंसनट्रेशन ये कहाँ से आई थी, हमारी सॉल्ट से आई थी, तो सॉल्ट का कंसनट्रेशन लिख सकते हैं इसको, और HA क्या है, हमारी एसिड है, एसिड कंसनट्रेशन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं pH इक्वल्स टू Pka प्लस लॉग सॉल्ट कंसनट्रेशन अपॉन एसिड कंसनट्रेशन। ये इक्वेशन हो गई हमारी फॉर वीक एसिड। अब हम लोग देख लेते हैं फॉर वीक बेस के लिए। वीक बेस का जो हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो ये B प्लस और OH में कन्वर्ट होगा। BOH यहाँ पे वीक बेस है, और BA सॉल्ट, सॉल्ट का डिसोसिएशन करेंगे तो ये B प्लस A माइनस में डिसोसिएट होगा। तो यहाँ कॉमन आयन क्या है, B प्लस, और अगेन यहाँ पे क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगी, इसकी वजह से जो बेस का डिसोसिएशन था वो डिक्रीज्ड हो जाएगी, और इसमें बैकवर्ड रिएक्शन होगा, यानी कि अगेन ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्ट करके फिर से वीक बेस बना लेगी। तो यहाँ जो B प्लस है, वीक बेस का B प्लस, ये इक्वेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सॉल्ट से जो B प्लस आ रही है ये इक्वेशन में पार्टिसिपेट करेगी। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन स्टार्ट होती है KB क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है वीक बेस का, B प्लस कंसनट्रेशन आयन और OH माइनस कंसनट्रेशन। तो B प्लस कहाँ से आई है, सॉल्ट से आई है, और OH माइनस कहाँ से आई है, ये हमारी वीक बेस से आई है। KB इक्वल्स टू B प्लस कंसनट्रेशन एंड OH कंसनट्रेशन इक्वल्स टू BOH कंसनट्रेशन। तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे,
OH कंसनट्रेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा KB, और BOH ऊपर आ जाएगी एंड B प्लस कंसनट्रेशन नीचे। फिर वैसे ही हम लोग दोनों साइड निगेटिव लॉग लेंगे जैसे एसिड में लिया था। माइनस लॉग OH माइनस कंसनट्रेशन हो गया, फिर माइनस लॉग इस साइड ले लिए, फिर अगेन ये पार्ट आ गई। उसके बाद माइनस लॉग OH कंसनट्रेशन की जगह POH आ जाएगी, और माइनस लॉग इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस लॉग KB माइनस लॉग POH कंसनट्रेशन अपॉन B प्लस कंसनट्रेशन। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लॉग KB जगह जो तो KB की जगह तो PKB आ जाएगी, और इसमें अगेन वैसे ही करेंगे, पॉजिटिव यहाँ ले लेंगे और इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या आएगी POH इक्वल्स टू इसके जगह PKB आ गई, और यहाँ पे पॉजिटिव ले लिए, पॉजिटिव लॉग B प्लस वीक चली गई, BOH नीचे आ गई। तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे आ गई बेस के लिए। ये इक्वेशन है हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन फॉर बेस, वीक बेस। उसके जगह हम लोग वैसे ही कर देंगे, B प्लस कहाँ से आई है, सॉल्ट से आई है, तो यहाँ पे सॉल्ट का कंसनट्रेशन लिख देंगे, और BOH क्या है हमारी बेस है, यहाँ पे वहाँ पे एसिड थी, यहाँ पे बेस है। बस यही डिफरेंस है दोनों के इक्वेशन में कि यहाँ पे बेस होगा बेस वाले में, और यहाँ पे एसिड होगा एसिड के इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन। हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन के बारे में हमें कुछ पॉइंट याद रखनी है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये किसके किसके बीच रिलेशनशिप शो करती है। सबसे पहले अगर एसिड के टर्म में देखें तो ये pH, pKa एंड कंसनट्रेशन, ये तीनों के बीच रिलेशनशिप शो करती है। और अगर बेस के टर्म में देखें तो ये POH, PKB एंड कंसनट्रेशन, इन तीनों के बीच रिलेशनशिप शो करती है। और एक पॉइंट हमें याद रखनी है कि हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन बफर कैपेसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम लोग बफर सॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस है, इसका यूज़ किया जाता है पेरेंटल प्रिपरेशन में। सेकेंड, इसका यूज़ है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, और इसका यूज़ टॉपिकल प्रिपरेशन में भी किया जाता है। बफर हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन एसिड बेस थ्योरी। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एग्ज़ाम में आते ही आती है। तो इसकी 3 थ्योरीज है, एसिड बेस थ्योरी 3 थ्योरीज है, आर्हेनियस थ्योरीज, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी एंड लेविस थ्योरी। तो एक एक करके चलिए इसे एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। सो फर्स्ट है आर्हेनियस थ्योरीज। According to Arrhenius theories, acid are those substances that contain hydrogen and base are that substance that contain hydroxyl group. Arrhenius theory के according acid वह है जिसमें हाइड्रोजन होगा एंड बेस वह है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा यानी OH होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, HCl एंड NaOH। आर्हेनियस थ्योरी जो होती है वो अप्लीकेबल होती है ओनली एक्वस सॉल्यूशन के लिए, और इसका जो लिमिटेशन होता है ओनली वाटर सॉल्यूशन के लिए है। सेकेंड थ्योरी है ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग एसिड वह है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है यानी कि H प्लस आयन को डोनेट करता है, एंड बेस वह है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है। इसका एग्जाम्पल है अमोनिया एंड वाटर। ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी ओनली एक्वस सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल होता है। थर्ड थ्योरी है लेविस थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग जो एसिड होती है वो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, और जो बेस होती है वो लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है। जैसे कि एग्जांपल है BF3 एंड अमोनिया। ये जो होता है जनरलाइज्ड थ्योरी होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारी टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस इसमें 2 नंबर में आ जाएगा कि क्या होती है टाइप, इसकी कितने टाइप के होते हैं और उसके नाम लिखने के लिए, और उसके बस एग्जाम्पल आते हैं। तो एसिड बेस टाइट्रेशन 4 प्रकार के होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड है हमारी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड थर्ड होती है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इसका एग्जाम्पल है HCl एंड अमोनिया। और हमारी फोर्थ एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होती है, वीक एसिड एंड वीक बेस। ये टाइट्रेशन जो है एक्चुअली ये टाइट्रेशन नहीं होती है, ये टाइप्स में इसलिए डाला गया है ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे। जैसे वीक एसिड और वीक बेस के बीच तो टाइट्रेशन नहीं होती है,
इसका कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए कि इसके बीच टाइट्रेशन होगी या नहीं। तो हमें याद रखना है कि वीक एसिड और वीक बेस के बीच कभी टाइट्रेशन नहीं होगा, या तो एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एक वीक होना चाहिए, या तो आप यहाँ एसिड को स्ट्रॉन्ग डाल दो और बेस को वीक डाल दो, या बेस को स्ट्रॉन्ग डाल दो और एसिड को वीक डाल दो, तभी उनके बीच टाइट्रेशन पॉसिबल है, वरना टाइट्रेशन नहीं हो सकता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ डाला गया इसे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी इंडिकेटर्स। अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन 7 नंबर 10 नंबर में आते ही है। इससे आपको पूछ लेंगे इंडिकेटर्स क्या होती है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, उसके बाद इसके एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना होगा, उसके बाद थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स आ जाती है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स, दिस इज़ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सिंपल वे में देखें तो इंडिकेटर्स क्या होती है? इंडिकेटर्स एक सब्सटेंस है जिसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं? टाइट्रेशन में करते हैं, एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए। तो हम लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सब्सटेंस विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट इन ए टाइट्रेशन, या इसे दूसरे वे में आप लिख सकते हो कि इंडिकेटर्स आर आइदर वीक एसिड या वीक बेस, क्योंकि इंडिकेटर्स में जो होता है या तो वो वीक एसिड ही होता है या वीक बेस होता है। एंड इंडिकेटर शुड बी इनर्ट इन नेचर, ये इनर्ट होता है, एंड इंडिकेटर मस्ट बी सॉल्युबल इन नेचर। इंडिकेटर की एक और पॉइंट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द कलर चेंज शोन बाय इंडिकेटर मस्ट बी शार्प। 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर यूज्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन। पहला इंडिकेटर है फिनोल्फ्थलीन, दूसरा मिथाइल ऑरेंज एंड तीसरा मिथाइल रेड। ये 3 इंडिकेटर है जिसका यूज एसिड बेस टाइट्रेशन में किया जाता है। अलग अलग इंडिकेटर का यूज़ अलग अलग टाइट्रेशन में करते हैं। तो यहाँ हम एसिड बेस टाइट्रेशन के एग्जांपल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन को HPH से इंडिकेट करते हैं। इसका जो pH होता है 8.3 से 9.6 होता है। फिनोल्फ्थलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होती है और बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर शो करती है। सेकेंड है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का जो pH होता है वो 3.1 से 4.6 होती है। ये एसिडिक मीडियम में येलो कलर शो करती है, येलो या ऑरेंज, एंड बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर शो करती है। एंड थर्ड है हमारी मिथाइल रेड। अब देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज़ होता है, क्योंकि अलग अलग टाइट्रेशन में अलग अलग इंडिकेटर का यूज़ करते हैं हम। तो एसिड बेस में तो देख लिए वो 3 एग्जांपल। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में यूज़ होने वाली इंडिकेटर। तो 3 इंडिकेटर यूज़ करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में। पहला है EBT, जिसका फुल फॉर्म होता है इरियोक्रोम ब्लैक टी, इसको सोलोक्रोम भी बोलते हैं। एंड सेकेंड होती है मॉडरेंट ब्लॉक 2, एंड थर्ड है मेटल आयन इंडिकेटर्स। अब देखते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज़ होने वाले इंडिकेटर्स। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर्स का यूज़ होता है उसे बोलते हैं क्रिस्टल वायलेट इंडिकेटर। एंड प्रेसिपिटेशन में टाइट्रेशन में होने वाले 2 इंडिकेटर के नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड इयोसिन। एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज्ड होने वाले इंडिकेटर का नाम है स्टार्च। तो हमें जब इंडिकेटर्स के बारे में लिखने को आएगा तो हमें इन सब के बारे में लिखना पड़ेगा। एक एक एग्जाम्पल बस, जैसे मैंने बताया कि इसमें यूज़ होने वाले इंडिकेटर का ये नाम है, बस उसे याद रखना है। दिस इज़ वेरी, क्योंकि आप लैब में जाओगे टाइट्रेशन करोगे तो टाइट्रेशन करते टाइम आपको इंडिकेटर का नाम पता होना चाहिए कि ये टाइट्रेशन हो रहा है तो यहाँ इस इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं हम। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर। इसके 3 क्लासिफिकेशन है, एक्सटर्नल इंडिकेटर, सेल्फ इंडिकेटर एंड इंटरनल इंडिकेटर। तो सबके एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। एक्सटर्नल के इंडिकेटर के एग्जाम्पल है स्टार्च, सेल्फ इंडिकेटर के एग्जाम्पल है KMnO4, इंटरनल इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्फ्थलीन। अब देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे बोलते हैं हम लोग। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट pH वैल्यू ऑफ इंटायर pH स्केल। यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होती है मोर देन 3 इंडिकेटर का एक मिक्सचर होता है जो अलग अलग कलर शो करता है। डिफरेंट pH पे डिफरेंट कलर शो कर रहा है, उसे यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है मिथाइल ऑरेंज, MEOH मिथाइल ऑरेंज का सिंबल होता है, PHP यानी कि फिनोल्फ्थलीन, स्टार्च ETC। एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक और पॉइंट याद रखना है हमें, जैसे इसका यूज़ नहीं करते हम लोग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में कभी भी यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ नहीं होता है।
और एक पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वाटर एंड प्रोपेनॉल इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस इंडिकेटर। यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हम जब बनाएंगे, 3 या उससे अधिक इंडिकेटर मिक्स करके जब हम बना रहे हैं, तो उसमें जो सॉल्वेंट यूज़ होगा वो तो वाटर होगा एंड प्रोपेनॉल होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एसिड बेस इंडिकेटर जो अपना कलर चेंज करती है अकॉर्डिंग टू पीएच, अगर पीएच चेंज कर रहे हैं तो उसकी कलर चेंज होती है। तो कैसे चेंज होती है वो कलर, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए 2 थ्योरी दी गई है। पहला है ऑस्टवाल्ड थ्योरी एंड दूसरा है क्यूनी-नॉइड थ्योरी। तो चलिए देखते हैं पहला ऑस्टवाल्ड थ्योरी। फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज HPH एंड MEOH दोनों एसिड बेस इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि इसका यूज़ कर रहे हैं हम एसिड बेस टाइट्रेशन में, इसलिए ऑस्टवाल्ड थ्योरी में अभी हम किसी का भी यूज़ करके इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए HPH यानी कि फिनोल्फ्थलीन का यूज़ करके इसे देखते हैं। तो यहाँ हम लोग फिनोल्फ्थलीन का यूज़ करेंगे और देखेंगे पीएच के अकॉर्डिंग ये अपना कलर कैसे चेंज करती है। एक बार हम लोग फिनोल्फ्थलीन को एसिड में डालेंगे और ऊपर से बेस डालेंगे, और एक बार हम लोग बेस में फिनोल्फ्थलीन डालेंगे और ऊपर से एसिड डालेंगे। सबसे पहले हम लोग बीकर में एक HCl लेते हैं, कोई एसिड, उसमें फिनोल्फ्थलीन डालते हैं और ऊपर से बेस डालेंगे। तो HCl डिसोसिएट में होगी H+Cl- और फिनोल्फ्थलीन भी डिसोसिएट होगी H+PH-। तो H+H+ यहाँ पे कॉमन आयन होती है, तो इसलिए यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से फिनोल्फ्थलीन जो होती है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में पाई जाती है, और ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म कलरलेस होता है। इसलिए एसिडिक मीडियम में, यहाँ HCl लिए थे, तो एसिडिक मीडियम में फिनोल्फ्थलीन कलरलेस होती है। अब देखते हैं सेकेंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस ले रहे हैं, यहाँ पे ऊपर से HCl डालेंगे, तो इसके अंदर फिनोल्फ्थलीन डालेंगे तो बेस डिसोसिएट होगी Na+OH-, फिनोल्फ्थलीन भी डिसोसिएट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ये नहीं प्रेजेंट है, ये आयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। इसलिए क्या होगा, यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ कोई भी कॉमन आयन है ही नहीं। इसलिए यहाँ पे आयोनाइज्ड फॉर्म जो होगी HPH यानी फिनोल्फ्थलीन, ये पिंक कलर की होगी। सेकेंड थ्योरी हमारी क्यूनी-नॉइड थ्योरी। ये थ्योरी बेस्ड होती स्ट्रक्चर पे, और जो हमारी ऑस्वाल्ड थ्योरी थी वो थी आयोनाइजेशन पे बेस्ड, यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट पे बेस्ड थी वो, और ये है स्ट्रक्चर पे बेस्ड। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस इंडिकेटर्स 2 टॉटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है जिसके पास, और वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो एक जो फॉर्म होगा वो बेंजीनॉइड फॉर्म होगा और दूसरा फॉर्म क्यूनी-नॉइड फॉर्म होगा। ये जो दोनों फॉर्म होगी, बेंजीनॉइड फॉर्म और क्यूनी-नॉइड फॉर्म, दोनों का कलर डिफरेंट होगा, और जो इनका कलर चेंज होगा वो इंटर कन्वर्जन होता है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा कलर में भी। और एक फॉर्म जो मेनली एग्जिस्ट करेगा एसिडिक मीडियम में, और जो अदर फॉर्म होगी वो अल्कालिन मीडियम में होगी। जैसे एग्जांपल में देखिए फिनोल्फ्थलीन का, तो फिनोल्फ्थलीन का 2 फॉर्म होगा, बेंजोइड फॉर्म और क्यूनी-नॉइड फॉर्म। तो बेंजोइड फॉर्म एसिडिक मीडियम में कलरलेस होगी, और क्यूनी-नॉइड फॉर्म अल्कालिन मीडियम में पिंक कलर की होगी। और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, फिनोल्फ्थलीन का बेंजोइड फॉर्म ऐसा होता है, और क्यूनी-नॉइड फॉर्म इसका फिनोल्फ्थलीन का, उसका स्ट्रक्चर ये होता है, और दोनों इंटर कन्वर्जन होती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहाँ एसिड बेस टाइट्रेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो यूनिट 2 का ही पार्ट है।